न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 2020। आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। पूरा नाम बताइए आपका। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। ये आप किस पार्टी से काम करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ और कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया पर मजबूती प्रदान करता हूँ। अभी आप पश्चिम यूपी के चुनाव के बारे में क्या करेंगे? पश्चिम यूपी का जो चुनाव है वो इस समय जिस तरह से मैं हालात देख पा रहा हूँ वो पूरा भाजपा के खिलाफ है। जनता त्राही हो रही है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है। जिस तरह के वादे सरकार ने किए थे उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो चुनाव का रिजल्ट आएगा 10 मार्च, तो 10 मार्च भाजपा साफ। मतलब ये पक्का है 10 मार्च भाजपा साफ? बिल्कुल, यूपी से भाजपा साफ होगी। यूपी में भाजपा 100 सीट भी अगर पकड़ लेती है तो बहुत बड़ी बात मानिए, ये उनका अचीवमेंट होगा अगर वो 100 सीट भी ले आए। मतलब आपको सोच उम्मीद नहीं है? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हो सकता है अगर आखिरी चरण तक, जब तक जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का बजट आया है जिसमें आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलती दिखेगी, तो हो सकता है 50 पे भी न सिमट जाए, लेकिन 100 नहीं क्रॉस। क्या बजट का असर क्या यूपी चुनाव पे रहेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन, आबादी इस समय पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अंदर है, और आम आदमी के लिए क्या मिला इस बजट से? कुछ नहीं। आम आदमी को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है, ठगा गया है। आप देखें 7 करोड़ से ज़्यादा युवा इस समय बेरोजगार हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा पिछले 2 वर्षों में हो गए। केवल 2-3 लोगों की आमदनी बढ़ी है, जो कि इस तादाद में बढ़ी है कोरोना काल में कि लोगों ने 1000 करोड़ रुपये भी डेली कमाया। तो ये हालात हैं देश में। जिस तरह से सरकार केवल AA के लिए काम कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और रही बात बजट की, 8वां बजट था मोदी सरकार का। मुझे याद है जब मोदी सरकार 2014 में आई थी और 15 में जब पहला बजट इन्होंने पेश किया था, तो उस समय कई सारे विधानसभा चुनाव थे एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में। तो एक बहुत हंगामा मचा बजट में। आते ही साथ बुलेट ट्रेन चलेगी, लोगों को ऐसा ख्वाब दिखाया गया। लोगों ने सोचा अब तो जापान बन जाएगा हमारा देश, बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। कहाँ है बुलेट ट्रेन? पटरियाँ तक नहीं बिछी अभी तो बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए। अभी यूपी में सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। इस बेरोजगारी के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा है इस समय। पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी स्तर है आज के वक्त में, आज के समय में। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सिर्फ सरकार की विफलता है, ये सरकार की कुनीतियों का नतीजा है कि आज हज़ारों बेरोजगार, हज़ारों युवा, सबसे ज़्यादा युवा हमारे जो है पूरे एशिया में हमारे देश में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा भी हमारे देश में पाए जाते हैं। ये अचीवमेंट है इस सरकार की। इसको तो स्मारक बना के सरकार को लगाना चाहिए कहीं पर। मोदी कार्यकाल में और योगी कार्यकाल में क्या है असल, उसको बताएंगे। देखिए, मैं तो इसका बहुत छोटा सा जवाब दूंगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में क्या हुआ है, किस तरह से चीज़ें महंगी हुई हैं, किस तरह से लोगों को बेरोज़गार किया गया है, लोगों पर अत्याचार किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा हो, कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए, कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। तो मैं तो ये जानता हूँ, चाहे वो मोदी जी हों या योगी जी हों, एक कहावत है पुरानी कि एक ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो जब किसी ज़ीरो में मिलता है ना तो उसे भी ज़ीरो कर देता है। तो ये वो ज़ीरो है जो देश के ऊपर जुड़ गया है और इसने देश को भी ज़ीरो कर दिया। तो क्या हम मान लें कि ये हमारे देश को शून्य कर देंगे? कर देंगे नहीं, कर चुके हैं। आप बताइए ना, आप ये देखिए युवा खड़े हैं, आप पूछ लीजिए किसी से कितने को नौकरी मिली है, कितने लोगों को आमदनी बढ़ी है, कितने लोगों को उनके व्यवसाय में, उनके व्यापार में तरक्की मिली है। मुझे नहीं लगता कि शायद 10 में से एक बंदा भी आपको बताए। 10 में से छोड़िए, 100 में से भी नहीं बताए। आज वसीम जी, हम रोडों पर देख रहे हैं कि एजुकेटेड बच्चे और बच्चियाँ सेल्समैनी का काम कर रही हैं, फुटपाथों पर सामान बेच रही हैं। इसकी असल वजह क्या है? देखिए, नौकरी ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, नौकरी सरकार निकालती है, सरकार का काम है नौकरी देना। पढ़ना बच्चों का काम है, वो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं। आप वो छोड़िए, 8वीं पास के लिए जो लाइन लगती थी, चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी में MBA करे हुए लोग खड़े हैं लाइनों में नौकरी के लिए। ये हालात हैं इस समय। वो तो हम देख रहे हैं। और आप छोड़ दीजिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप लोग देख भी रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है, 70 वर्षों में, 75 वर्षों में जब से चुनाव हुए हैं और नेताओं ने वोट मांगना शुरू करा, पहली बार हुआ है कि लोग नेताओं को दौड़ा रहे हैं।
घुसने नहीं दे रहे अपने गांव में, और सबसे बड़ी चीज सिटिंग एमएलए जो वहाँ का मौजूदा विधायक है उसको घुसने नहीं दे रहे हैं। हाँ, यूपी के हालात इस टाइम में बदतर हैं। तो क्या आपने बदतर। कभी ऐसा देखा इससे पहले? नहीं, इससे पहले तो कभी हम ये लोगों ने पहली तो बार हुआ है आजाद भारत में। नहीं। हाँ, भारत में क्या, हाँ, किसी नेता को दौड़ाया गया, किसी एलिमेंट को, और एक नहीं, पता नहीं कितने नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। ये तो सर आपकी बात में सच्चाई है। तो ये हालात है, ये सच्चाई है, इसको आप लोग दिखाएं ना दिखाएं, पर ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई है। अगर राहुल जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार मतलब आती है तो इसमें क्या बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? देखिए, राहुल जी ने तो पहले ही वादा किया है कि हम आते ही सबसे पहले भर्तियां निकालेंगे, और राहुल जी का तो बहुत बात की बात है। अभी तो यूपी चुनाव में प्रियंका जी ने वादा किया है। जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य विभागों में जगहें हैं लेकिन लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैं अभी सोशल मीडिया पे परसों एक वीडियो देख रहा था, मुजफ्फरनगर के एक भाई साहब उन्होंने आरटीआई लगाई थी। उन्होंने आरटीआई लगाई कि भैया योगी कार्यकाल में आपने कितनी नौकरियां दी है, पुलिस में कितनी भर्तियां दी। तो आप यकीन मानिए उन्हें जवाब मिला है आरटीआई से, पुलिस विभाग ने जवाब दिया है कि हमें नहीं मालूम हमने कितनी भर्तियां दी। हाँ, भर्तियां हुई हैं, मतलब आंकड़े ही नहीं है उनके पास। यूपी में भी एक आईटीआई कार्यकर्ता ने एक आईटीआई लगाई थी जिसमें उसमें जवाब भी आया था कि आपको लिखित जवाब चाहिए या मौखिक चाहिए। तो इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो मजाक हो रहा है ना, पब्लिक के साथ मजाक हो रहा है। ये तो मजाक हो रहा है कि भाई जब आरटीआई लगाई तो लिखित में ही चाहिए होगी, लेकिन उस आईटीआई में ये लिख कर आया था कि आपको लिखित चाहिए या मौखिक चाहिए। बस इस पे तो आप कुछ ना ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो कहते हैं ना कि सब तो ऊपर वाला ही बचाए, सब भगवान भरोसे चल रहा है। हमारा देश के भगवान भरोसे इस टाइम बस वही हालात है, वही बचा सकते हैं। अब तो ऊपर से ही कोई अवतार आए या कोई ऐसा करिश्मा हो जाए जो इस देश को इस समय पटरी पर ले आए, यहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। अच्छा, आप ये बताइए यूपी में सरकार किसकी बन रही है? देखिए, यूपी में अभी मैं नहीं कह सकता कि सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि यूपी का जो वोटर है वो बड़ा खामोश वोटर होता है। आपने देखा होगा 2007 में जब मायावती जी की सरकार आई थी तो क्लीन मेजोरिटी का आई, फिर 12 में अखिलेश आए तो वो भी क्लीन मेजोरिटी का आए। तो ये वहाँ की प्रथा रही है। 17 में भाजपा को पूरा क्लीन मेजोरिटी रही। कुछ नहीं कह सकते कि इस बार गठबंधन क्लीन मेजोरिटी आ जाए, या हो सकता है प्रियंका जी पूरा क्लीन स्वीप कर जाए, कांग्रेस भी आ सकती है। हमारे देश की राजनीति में मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रियंका जी ने जो महिलाओं के लिए इस टाइम पे जो वादे किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, और उन्होंने जिस जिस तरह से उसको आगे इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं, तो वो काबिले तारीफ है। कुछ भरोसा नहीं कि जाके मर्द जो है घर के वो भाजपा को या गठबंधन को या किसी और पार्टी को जो सारी महिलाएं एक तरफ कांग्रेस को वोट करें। तो ये भी हो सकता है, बड़ा शांत वोटर होता है यूपी का, तो 10 मार्च को उसका फैसला होगा। लेकिन हाँ, ये गारंटी कि भाजपा वापसी नहीं करेगी, मतलब 10 मार्च भाजपा साहब। अच्छा, एक बात बताइए, अभी यूपी के जो मौजूदा हालात, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे। यूपी के मौजूदा हालात आपको मालूम ही है, जिस तरह से वहाँ पे क्राइम का रेट बढ़ा है, हत्याएं जिस तरह से हो रही हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, चुने हुए प्रतिनिधियों का चीरहरण हुआ है। आपने हाथरस कांड से किसी से छुपा नहीं है। उन्नाव में जिस तरह विधायक इनके कुछ इन्वॉल्व रहे, किस तरह से उस परिवार को जो है मौत के घाट उतारा गया, कई लोगों को अलग अलग, ये सब बहुत मुद्दा है, बहुत मुद्दे हैं वहाँ पे। आपका रोजगार बिल्कुल ना के बराबर है। चीज़ों को लेकर यूपी की जनता में सरकार में मनमुटाव हुआ है क्या? बहुत ज्यादा। यूपी की जनता इस समय, मैं वही आपको कहा, विधायकों को घुसने नहीं दे रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। तो ये उसी का तो है। अगर मान लीजिए काम किया होता तो शमशान, कब्रिस्तान, अब्बा जान, इसकी जरूरत ही नहीं थी योगी जी को। भाई आपका काम बोलता है, काम दिखता है आपका। आप के विधायक वोट मांगने जाते, सर आंखों पर पब्लिक बिठाती, दोबारा जिताती, पब्लिक भगाती नहीं। तो ये वही पब्लिक है कि जिसने कभी इज्जत सिंह को बिठाया था, आज ये वही पब्लिक है जो इन्हें दौड़ा रही है। बिल्कुल, ये वही है। आप देखिए ना, 2017 में जिस प्रचंड बहुमत से भाजपा आई थी, और आज जो सर्वे हैं, जो ग्राउंड की रियलिटी है, वो 100 सीट भी मिलते हुए नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब इनके कुकर्म है। इन्होंने जिस तरह से, इन्होंने दरअसल क्या होता है ना, एक कहावत है, घमंड जब आ जाता है इंसान के अंदर तो उसका सर्वनाश होना बिल्कुल वाजिब है, और वो होना चाहिए, और वो होता है। तो ये वही है, घमंड में चूर है इनके एक एक नेता। जिस तरह से इनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह से मान लीजिए अगर आप कुछ बोले तो आप पे यूएपीए लगा दिया, आपको अंदर कर दिया, कोई और कुछ बोला एनएसए लगा के अंदर कर दिया। ये संस्थाओं का दुरुपयोग करना, आपको प्रेशर डालना, वो साम दाम दंड भेद वाली नीति, वो जनता समझ रही है। अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक बात बताइए, हमारे देश की सरकार बनाने में यूपी की जनता का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, तो क्या अब की बार यूपी से फिर बदलाव की लहर चलेगी? बिल्कुल। आप देखिए इसकी शुरुआत पिछले, अगर आप कई चुनाव उठा के देखें विधानसभा में, भाजपा को कहीं पे भी जीत नहीं मिली है। आप कोई भी चुनाव उठा लीजिए,
चाहे वो आपका हरियाणा का रहा हो, वहाँ सपोर्ट लेके इन्होंने बनाया। वो सपोर्ट भी किस तरह लिया वो सबको मालूम है। बंगाल से इनका सुपड़ा साफ हो गया। अभी उपचुनाव हुए, उसमें सुपड़ा साफ हुआ तो इन्होंने 10 रुपये पेट्रोल पे और 5 रुपये डीजल पे कम कर दिए। तो भैया अगर आपको सस्ता चीज़ें तो करानी आपका है, कहने का मतलब है यूपी चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट फिर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपको सस्ती चीज़ें करनी है, महंगाई पे काबू पाना है तो इनको हराना है। ये इन्होंने खुद ही बता दिया, वरना क्या जरूरत थी। आप एक बात बताइए, जो रेट रोज बढ़ रहे थे, अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी कोई रेट नहीं बढ़ रहा पेट्रोल का। मैं पिछले 15 दिन 20 दिन से पेट्रोल डलवा चुका हूँ, हर बार वही रेट मुझे मीटर पे दिख रहा है। तो वो किस लिए? क्योंकि चुनाव के बाद अगर ये फिर से सत्ता पे आए तो आप देख लीजिएगा, ये जो अभी 110 111 का पेट्रोल है यहाँ, ये सीधा 150 क्रॉस जाएगा। और अगर ये नहीं आते तो ये और नीचे आ जाएगा, क्योंकि इन्हें 24 लोकसभा हार दिख रही है इनकी। आप क्या मानते हैं कि 24 में इनके हार है? बिल्कुल 100% हार, 100% बिल्कुल। अच्छा, आज हमारे देश की महान गायक कलाकार लता जी इस दुनिया में नहीं रही, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, उनके बारे में मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ। मैं सिर्फ उनके लिए इतना कहूँगा कि वो एक लेजेंड थी, लेजेंड है, लेजेंड रहेंगी। उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा और उनकी जो आवाज़ है वो हमेशा सुनती रहेगी। ये उनके गीत सुन सुन के ही हम लोग बड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप बड़े हुए हैं, तो वो गीत कभी जो है ख़त्म नहीं हो सकते। वो इस देश में, इस दुनिया में लता जी की यादें आप और हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। बिल्कुल हमें। चलिए वसीम जी, हमारी बात हम यही खत्म करते हैं और आपकी इस बात को समाज और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं सरवर खान जरीवाला, IBN न्यूज़ चैनल भोपाल। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 20।